आज का हमारा विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन को देखने वाले हैं, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और ऐसे प्रश्नों को करने में गलतियां भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख विद्वानों के आज हम महत्वपूर्ण कथन को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिन्होंने साहित्य सहचर के अंतर्गत ये बातें कही हैं कि साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य में उन सभी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। तो ये बातें किसने कही है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य सहचर नामक ग्रंथ में, आलोचनात्मक ग्रंथ में ये बातें कही हैं। चलिए अगला है कि मैं कविता को जीवन तक पहुँचाने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ, यह मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है। तो ये बातें जो है रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नामक काव्य ग्रंथ में ये जो कथन है कहा गया है। अगला है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध क्या है? विद्रोह है। तो ये बातें जो अज्ञेय त्रिशंकु नामक काव्य संग्रह में यह जो कथन है कहा गया है। अगला है कि कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की होती है, यानी जो कला वस्तु होती है उसका जो निर्णायक भूमिका वो हमेशा क्या होता है? विषय वस्तु होता है, न कि उसकी साहित्य रचना होती। तो ये बातें जो है रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्या में ये बातें बताई है। अगला है कि समकालीन समीक्षा की दोनों धारा वस्तुवाद और भाववाद का समन्वय प्रयास किया गया है। तो ये बातें जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये बातें कही है कि जो समकालीन समीक्षा उसकी दो धारा होती है, एक वस्तुवाद और एक भाववाद का मिला जुला एक प्रयास होता है। अगला है कि आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना करने वाले कौन है? कौन से आलोचक है? तो आचार्य शुक्ल को कहा गया है कि आलोचना को जो नवीन मानदंड दिया है उसका कार्य किसने किया? तो आचार्य शुक्ल ने यह कार्य किया है। अगला है कि शब्द शक्ति, रस और अलंकार ये विषम विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी है कि इनको अंतर्भूत करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती। तो ये बातें आचार्य शुक्ल ने काव्य अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत ये बातें कही हैं कि जो शब्द शक्ति, रस, अलंकार जो इसके विभाग काव्य समीक्षा के लिए उतने ही उपयोगी है, जिसको अंतर्भूत करके संसार को नई पुरानी सभी प्रकार की कविताओं से क्या बहुत ही सूक्ष्म और मार्मिक स्वच्छ आलोचना हो सकती है। तो ये बातें आचार्य शुक्ल ने काव्य अभिव्यंजनावाद में कही गई है। अगला है कि शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। हिंदी जनपदों के इतिहास में का इसका सामंतकाल बताया गया है। वीरगाथा काल को रीतिकाल का प्रथम उत्थान है। पूर्व मध्यकाल को रीतिकाल का, रीतिवाद का द्वितीय उत्थान है। तो ये बातें किसने कही है? रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति की समस्या के अंतर्गत ये बातें बताई है। तो ये बातें जो है वो आचार्य शुक्ल के माध्यम के द्वारा ये बातें रामविलास शर्मा ने ये बातें जो है कथन कहा है। अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक के रूप में डॉक्टर नामवर सिंह सामने आए थे। अगला जो कथन है वो सौंदर्य को निरपेक्ष वस्तु नहीं, इसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। तो ये बातें किसने कही है? डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचक की आस्था नामक ये ग्रंथ है उनके में ये बातें इस तरह की कही गई कि जो सौंदर्य उसका कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं होता, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचक की आस्था में ये बातें कही गई है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। तो ये बातें रामविलास शर्मा ने भारत की भाषा समस्या पर ये बातें कथन है जो कि कही है। अगला है कि कला की विषय वस्तु ने वेदांतियों का भ्रम है, न हेगल का निरपेक्ष विचार है। मनुष्य का इंद्रिय बोध है, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है। तो ये बातें रामविलास शर्मा ने आस्था और सौंदर्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ में ये बातें कही है कि जो कला की विषय वस्तु वेदांतियों का भ्रम है, न हेगल का निरपेक्ष विचार है। मनुष्य का इंद्रिय बोध है और उसके भाव, उसके विचार, जो सौंदर्य बोध है वो सभी क्या है? कला की विषय वस्तु है। तो आस्था और सौंदर्य में ये बातें जो है कही गई है। अगला है कि जीवन एक विस्मय कर विभूति है और मानवीय संबंध और विस्मय कर है। तो ये बातें जो है किसने कही है? तो अज्ञेय ने आत्मने पद में ये बातें कही है कि जीवन क्या एक विस्मय कर विभूति है और मानवीय संबंध और भी विस्मय कर है। अगला है कि फ्रायड के मनोवैज्ञानिक से प्रभावित आलोचक कौन थे? तो डॉक्टर नगेंद्र थे।
अगला है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ये बातें आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ये बातें कही है केशवदास के लिए कि केशव का जो कवि हृदय वाला नहीं था, उसमें न तो सहृदयता थी न भावुकता थी, और जो भी थे वो एक कवि के रूप में ही होनी चाहिए, जो होना चाहिए वो कवि के रूप में होनी चाहिए, तो जो बातें केशव के अंतर्गत बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये बातें आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत में ये बातें कही है। अगला है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती थी। ये बातें रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी की ओर नामक काव्य ग्रंथ में ये बातें कही है कि कविता की जो कवि का आत्मा का आलोक माना जाता है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। चलिए अगला है कि साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उल्लक्षित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता। तो ये बातें कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञान शिखा नामक ग्रंथ में ये बातें कही है कि साहित्य वस्तुतः क्या है, मनुष्य का एक उल्लक्षित आनंद है जो उसके अंदर में बैठा रहता है, वो उसको हटाए से भी नहीं हट सकता। तो ये बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान शिखा के अंतर्गत ये बातें कथन है जो कि कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य जो कथन है अगला कि मनुष्य की सीमित बुद्धि के बाहर मानव के चेतन तत्व से संबंध ज्ञान की सीमा से परे कोई भी शक्ति जिससे समस्त सृष्टि शासित होती है। तो ये बातें किसने कही? भगवती चरण वर्मा ने साहित्य के सिद्धांत तथा रूप में ये बातें भगवती चरण वर्मा ने कही कि मनुष्य की जो सीमित बुद्धि के बाहर मानव के चेतन तत्व से संबंध ज्ञान की सीमा से कोई भी शक्ति अलग नहीं होती, जिससे समस्त सृष्टि क्या होती है? बंधी रहती है। अगला है कि सौंदर्य को हम वस्तुगत गुणों व रूपों का ऐसा सामंजस्य कह सकते हैं जो हमारे भाव को साम्य उत्पन्न कर हमको प्रसन्नता प्रदान करे तथा हमको तन्मय कर ले, और सौंदर्य रस का वस्तुगत पक्ष है। तो ये बातें जो है बाबू गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन नामक ग्रंथ में ये बातें कही है सौंदर्य को लेकर के कि इसका जो वस्तुगत जो गुण है, रूप है, उसमें हमें ऐसा सामंजस्य करना चाहिए जो हमारे भाव को साम्य उत्पन्न करके उसमें प्रसन्नता प्रदान करे और तन्मय होकर के यानी लीन होकर सौंदर्य का जो वस्तुगत पक्ष निखर कर सामने आए। तो ये बातें जो है बाबू गुलाब राम ने सिद्धांत और अध्ययन के अंतर्गत ये जो है कथन कहा गया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी महत्वपूर्ण कथनों के हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।